आज मेरा बर्थडे है बाबू, केक को खिलाओ तब हैप्पी बर्थडे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। राष्ट्रकूट वंश पढ़ाने के लिए आज बोले थे। चलिए तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। रेडी हैं आप लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में? चलिए, राष्ट्रकूट वंश कल हम पढ़ाए थे। चालुक्य वंश के ध्वंसावशेष पर बना था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग थे, राजधानी मान्यखेड़ को बनाया था। राष्ट्रकूट वंश ने मंदिर निर्माण में बहुत काम किया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। और हम अपने जीवन में जितने मंदिरों को देखे हैं, व्यक्तिगत रूप से हम आपको बता रहे हैं, इससे भव्य मंदिर और इतनी मेहनत से बनाई गई मंदिर हम नहीं देखे। कैलाश मंदिर ऐसा है ना, ये मंदिर ही नहीं बनाया गया था। आप कभी इसे वास्तविकता में देखेंगे तो एक पहाड़ था, उस पहाड़ को पहले साइड साइड से तराशा गया है, फिर उसमें उस पहाड़ में कमरे बनाए गए हैं, उस पहाड़ में प्रवेश द्वार बनाया गया है, उस पहाड़ में पानी निकलने का जगह दिखाया गया, उस प्रयास में कलश बनाया गया, उसी पहाड़ के अंदर मंदिर। मतलब बाहर से कोई भी पत्थर नहीं लाया गया है, एक ही पत्थर से ही बनाया गया है। मोनोलिथ है, एक पत्थर से बनाया गया है, एक पत्थर से बनाया गया। अगर वीडियो इसमें तो नेट है कि नहीं जिसमें डाउनलोड हो जाएगा? रुकिए आपको दिखाते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। एलोरा कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल इतना भव्य है, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या हमारे ज़माने के आर्किटेक्चर लोग होते थे यहाँ पर। देखिए, दिखाते हैं हम इसमें से कौन सा होगा। ये देखिए, अरे भाई ये सब कौन सी आ गया जी? यहाँ देखो भैया, देखिए ध्यान से, इसमें एक ही ये मंदिर था, इस मंदिर को काट के हटाया गया, यहाँ से लाया गया। ठीक है, मंदिर को लाया गया। तो आप ऐसे अल्प कल्पना कर सकते हैं कितना भव्य मंदिर होगा। एलोरा का मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। एलोरा का मंदिर के, इस वंश का अगला शासक था ध्रुव। उसके बाद इस वंश में शासक था जिसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष और ध्रुव के बारे में सवाल आएगा, और इसके बारे में आएगा आपका कौन सा भैया? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, ये इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने राजधानी मान्यखेड़ को बनवाया था। बाकी कुछ याद नहीं रखने हैं। इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अगला शासक ध्रुव था। ध्रुव क्या किया, जब हर्षवर्धन मरा था तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ध्रुव पहुंच गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ध्रुव पहुंच गया महाराष्ट्र से। ये है राष्ट्रकूट वंश, यहाँ पर था राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट वालों ने कब्जा करने कहाँ चले गए? कन्नौज पर। हालांकि गुजरात से भी प्रतिहार शासक भी चले गए सब कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, और यहाँ से पाल शासक भी चले आए सब पाल। तो इधर से आया पाल, यहाँ से आया प्रतिहार, इधर से आगे आपका ध्रुव। तो राष्ट्रकूट वंश से कौन आया? ध्रुव। तो क्वेश्चन ना इसे बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या रहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर अधिकार करने के लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर अधिकार करने के लिए किया गया था? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है कन्नौज पर। कन्नौज किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजा, हर्षवर्धन ने विवाह नहीं किया था, और हर्षवर्धन ने विवाह नहीं किया तो इसके कोई बाल बच्चे भी नहीं थे, इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। तो इस पर इसके राजधानी पर अधिकार करने के लिए तीन ओर से सेनाओं का चढ़ाव हुआ था। दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश, इधर से आपका पश्चिम से प्रतिहार, और पूरब से पाल वंश के शासकों ने आक्रमण किया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि राष्ट्रकूट की ओर से किसने आक्रमण किया? राष्ट्रकूट की ओर से किसने आक्रमण किया? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रकूट की ओर से किसने आक्रमण किया था? तो राष्ट्रकूट की ओर से किसने किया? ध्रुव ने किया। राष्ट्रकूट की ओर से ध्रुव ने। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहते हैं कि एक तो कन्नौज के लिए तीनों ओर से आके लड़ गया। इस वंश में सबसे पढ़ा लिखा था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था ये कन्नड़ भाषा का बहुत विद्वान था। अमोघ वर्ष, इसने कन्नड़ भाषा के तीन कवियों को अपने पास रखा था, नाम था पन्न, पुन्न और रन्न।
पन्न पुण्य रन, पन्न पुण्य रन, पन्न पुण्य रन, पन्न पुण्य रन। और ऐसे आपको मजाक नहीं कर रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है, तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पन्न पुण्य और रन को कहा जाता है, पन्न पुण्य और रन को कहा जाता है। इससे ज्यादा राष्ट्रकूट में नहीं पूछेगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, इन्होंने राजधानी मान्यखेट को बनाया था, इन्होंने चालुक्य के ध्वंसावशेष पर यानी चालुक्य के स्थान पर अपने साम्राज्य की स्थापना किया था चालुक्य ने। आगे बढ़े, इस वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। इस वंश का शासक ध्रुव जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इस वंश का शासक अमोघ वर्ष के दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रहते थे जिन्हें पन्न पुण्य और रण्य कहा जाता था, पन्न पुण्य रण्य कहा जाता था। आगे बढ़े, अरे मेरा बर्थडे नहीं है यार, कौन कहता है बर्थडे, हम बर्थडे वर्थडे कुछ नहीं मनाते हैं। कमेंट वमेंट में तुम लोग को सवाल वाल पूछना नहीं रहता, खाली बतियाते रहता है, ऐसे उबता भी नहीं है सब यहाँ पर। बाकी कोई शासक याद रखने की जरूरत नहीं है, ना इंद्र तृतीय याद रखने की जरूरत है, ना कृष्ण तृतीय याद रखने की जरूरत है, ना कर्क तृतीय याद रखने की जरूरत है। ये कोई याद रखने की जरूरत है, हम खुद ही आपको काट दे रहे हैं। इतना सटीक टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट एकदम एग्जाम के हिसाब से, टू द पॉइंट एग्जाम के अनुसार। अब हमको देखना है पाल वंश, लेकिन पाल वंश से पहले हम आपको यहाँ शॉर्ट समराइज कर देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं और कितने नहीं बता पाते हैं। बताइए, ये जो राष्ट्रकूट वंश है, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश, किस वंश के ध्वंसावशेष पर था? राष्ट्रकूट वंश किस वंश के ध्वंसावशेष पर था? राष्ट्रकूट वंश किस वंश के ध्वंसावशेष पर था? मान्यखेट राजधानी थी, मान्यखेट। ये चालुक्य के ध्वंसावशेष पर था, चालुक्य के। इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग। इस वंश का सबसे अच्छा मंदिर बनवाया था किसने? इस वंश में सबसे अच्छा मंदिर बना था कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कौन सा मंदिर बनवाया? एलोरा का मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। बहुत भव्य मंदिर था। मतलब हाँ देखो भाई, हम तो ऐसे एक चीज करते हैं कि कभी मौका मिले तो आप इस मंदिर में जरूर जाएंगे घूमने, बहुत भव्य है। आगे बढ़ते हैं, इस वंश का शासक ध्रुव। आप बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला कौन सा था? ध्रुव था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक ध्रुव था। इस वंश का अगला शासक था अमोघ वर्ष, अमोघ, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, जिसके दरबार में पन्न पुण्य और रण्य रहते थे। बताइए, पन्न पुण्य रण्य किस भाषा के थे? ये तो बता दो, पन्न पुण्य और रण्य किस भाषा के थे? पन्न पुण्य रण्य किस भाषा के थे? कन्नड़ भाषा का। पन्न पुण्य रण्य किस किस भाषा से थे? बढ़िया है, याद तो है, कम से कम सिंसियर हो तुम लोग, लेकिन बदमाश बहुत हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिंसियर नहीं, आप लोग हैं सिंसियर, लेकिन बदमाश बहुत है। अब ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं पाल वंश के बारे में। अब हम देखते हैं पाल वंश के बारे में। आप देखिए, जब आपको हम पाल वंश पढ़ाएंगे तो आपको एक चीज दिमाग में पहले से याद होना चाहिए पाल वंश में, कि यहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु से पहले यहाँ हर्षवर्धन की राजधानी रहती है कन्नौज। तो एक चीज आपको पता है कि पाल वंश में कोई ना कोई आएगा जो कन्नौज पर आक्रमण करेगा। दूसरा एक और चीज याद होना चाहिए कि नीचे में था आपका चोल वंश। कौन सा वंश था? चोल वंश। और आपको हम पढ़ाए थे कि चोल वंश में एक शासक आया था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था, यह आके चोल पर आक्रमण कर दिया था। राजेंद्र प्रथम जो था, यह आके कहाँ आक्रमण कर दिया था? चोल पर आक्रमण कर दिया था। राजेंद्र प्रथम ने आके चोल था जिसने पाल पर आक्रमण कर दिया था। तो आपको पाल वंश पढ़ने से पहले एक बात पता है कि पाल वाले जाके मारेंगे कन्नौज पर, लेकिन चोल आगे नीचे से इन्हें मार देगा। अब बस ये देखना है कि पाल में कौन राजा था। महिपाल था, धर्मपाल था, गोपाल था। तीनों को याद रखना है, महिपाल, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल, गोपाल, बस ये तीन याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए तो हम पाल वंश को देखते हैं। ध्यान से समझो बाबू, पाल वंश को, पाल वंश बंगाल में था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल एक ही में था। और ये लोग बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा को मानते थे, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा को मानते थे, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा को मानते थे पाल वंश में।
तो पाल वंश हो गया, इसकी राजधानी मुंगेर थी, धर्म बौद्ध धर्म की मानते थे। गोपाल इस वंश के संस्थापक थे जिन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इस वंश का अगला शासक को आपको अच्छे से याद रखना है, धर्मपाल। देखिए धर्मपाल था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में यहाँ ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और यही जो था कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था। और कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? तो त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। तो धर्मपाल याद रखेंगे आप लोग। धर्मपाल, किसी को दिक्कत धर्मपाल में? तो धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। देवपाल कोई काम का शासक नहीं है। महिपाल याद रखना है। याद रखिएगा, हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे कि राजेंद्र प्रथम जो था यहाँ आक्रमण किया था बंगाल पर जीतने के लिए, गंगा जल लाने के लिए किया था आक्रमण। तो बताइए राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक के समय आक्रमण किया? महिपाल के समय किया था। किसके समय किया था? महिपाल के समय। मदन पाल अंतिम शासक था, बाद में ये क्या हो गया जी? तो मदन पाल नहीं याद रखना है आपको। आपको धर्मपाल संस्थापक याद रखना है, गोपाल, धर्मपाल, और अंतिम याद रखना है महिपाल। महिपाल के समय आक्रमण हो गया था। महिपाल के समय क्या हो गया था? आक्रमण हो गया था। देखिए एक बार हम दोबारा आपको बता देते हैं बंगाल के इसमें। ये हो गया आपका बंगाल, यहाँ पर है बंगाल। बंगाल में कौन सा वंश था भैया? पाल वंश। पाल वंश था बंगाल में। पाल वंश में पहला शासक बताइए था गोपाल। उसके बाद से बताइए, गोपाल के बाद धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन सा था भैया? धर्मपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया था धर्मपाल ने। इसके बाद देखते हैं महिपाल। महिपाल, महिपाल के समय किसने आक्रमण किया था? तो महिपाल के समय दक्षिण भारत से आया था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल के अगर 3 राजा याद रहेंगे तो आपका काम एनफ हो जाएगा। बताइए अब इसमें हम एक एक चीज इसमें लिखते जाते हैं। बताइए तो त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया, इनके समय किया था। चोल बताइए तो पल्लव पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश कहाँ था? बंगाल में। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। उस समय बिहार बंगाल एक ही में हुआ था, तब मुंगेर। पाल वंश जो था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब महिपाल को आके पीट दिया नीचे से राजेंद्र प्रथम, पीट दिया राजेंद्र प्रथम। वहीं अगर आप यहाँ देखिएगा राष्ट्रकूट वंश को, किस वंश को? राष्ट्रकूट वंश को। यहाँ है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। राजधानी क्या थी? मान्यखेट। राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी। मान्यखेट राजधानी इसकी क्या थी? मान्यखेट थी। इस बताइए इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। इस वंश में बताइए एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला कौन था? ध्रुव था। इस वंश में अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष की खासियत क्या थी? कि इनके दरबार में कौन रहते थे? कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान, पन्य, पुण्य और रण्य। पन्य पुण्य रण्य किस भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के थे। बताइए तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला था ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेना। मंदिर किसने बनवाया था भैया? मंदिर बनवाया था आपका कृष्ण प्रथम ने। मंदिर बनवाया था आपका कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। 2 वंश जो है ये फिक्स याद रखिएगा, ये 2 वंश से आपको सवाल आएगा। ये 2 वंश आपको याद रखना है, पाल वंश और इधर राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये 2 वंश को ध्यान से देख लीजिए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, फिर आपको फटाक से क्वेश्चन पूछेंगे दोनों से मिटा के। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेन वंश और प्रतिहार वंश के बाद, फिर दिल्ली सल्तनत आ जाएगा।
चलिए, सेन वंश में कुछ यादें नहीं रखना है। सेन वंश में बस एक याद रखना है, दरबारी कवि नाम थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत जयदेव रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। बाकी नहीं पूछता। चलिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, अब आपको बताना होगा। बताइए तो, कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान। अन्नपूर्ण रत्न थे। राष्ट्रकूट वंश किस वंश के स्थान पर आकर बना था? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश की राजधानी क्या होती थी? पाल वंश की राजधानी, चलिए ठीक है, मुंगेर। पाल वंश जो था उसके संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का वह शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश का वह शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश के जिस शासक के ऊपर राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया। पाल वंश के किस शासक के ऊपर राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया? चलिए, पाल वंश के अंत हुआ जो था, पाल वंश के यहाँ जो नौकरी करने वाले थे लोग, वो सेन वंश वाले थे, जिन्हें हम सामंत सेन कहा जाता था। सेन वंश में सामंत सेन इस वंश के संस्थापक थे। इसमें से एक ही सवाल आता है, आज तक एक ही सवाल पूछा है, और वो देखिएगा ध्यान से, पूरा डिटेल लिख देता है। लिखता है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। गीत गोविंद नामक पुस्तक के रचनाकार जयदेव, ये क्वेश्चन में दे देता था, किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन। अब हम लोग को देखना है ये आपका प्रतिहार वंश। तो देखो भैया, हम आपको यहाँ बताएं, और आपको याद भी है, खुशी है हमको। राष्ट्रकूट वंश से हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने सब बताया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश ने राजधानी महाराष्ट्र के मान्यखेट में बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव जो था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष के दरबार में पन्न पुण्य रन रहते थे, जिन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। हम आपको पाल वंश भी पढ़ा दिए। पाल वंश बंगाल के क्षेत्र में था। राजधानी इसकी जो थी वो मुंगेर हुआ करती थी। संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। धर्मपाल जो था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। और धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में अधिकार करने के लिए हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। इन दोनों में से कोई भी कन्नौज को जीत नहीं पाया था। इस वंश के शासक महिपाल के समय राजेंद्र चोल ने आके, चोल वंश ने यहाँ पे आके क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। चोल वंश ने इसके समय आक्रमण कर दिया था। अब आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है प्रतिहार वंश। कौन सा पढ़ाना है? प्रतिहार। अब ध्यान से समझना बाबू प्रतिहार को। प्रतिहार ही वंश है जिसने कन्नौज को जीत लिया। हालांकि लड़ाई में ये तीनों आए थे। लड़ाई में राष्ट्रकूट भी आया था, राष्ट्रकूट की ओर से ध्रुव आए थे, पाल की ओर से धर्मपाल आए थे, बट ये दोनों हार के चले गए थे। फाइनली जीतने वाला कौन था? फाइनली जीतने वाला था कन्नौज को, फाइनल जीतने वाला प्रतिहार शासक था। फाइनली प्रतिहार को जीतने वाला प्रतिहार शासक था। संस्थापक का नाम था नागभट्ट। प्रतिहार के संस्थापक का नाम नागभट्ट। प्रतिहार के संस्थापक का नाम नागभट्ट। प्रतिहार के संस्थापक का नाम क्या था? नागभट्ट। और इसी ने प्रतिहार ने कन्नौज पे जीत लिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने वाला कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतने वाला कौन था? तो प्रतिहार शासक थे। और प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट थे। प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट थे। धीरे धीरे यह वंश समाप्त हो गया, और प्रतिहार के साथ ही प्राचीन इतिहास भी समाप्त हो जाता है। प्रतिहार के साथ साथ प्राचीन इतिहास भी समाप्त हो जाता है। प्रतिहार वंश के साथ साथ ही प्राचीन इतिहास भी समाप्त हो जाता है। हम आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बताए हैं। क्रैश कोर्स में देखो बाबू, क्रैश कोर्स में आपको टाइमिंग कम लेकिन क्वेश्चन टू द पॉइंट होता है। टाइमिंग कम और क्वेश्चन टू द पॉइंट होता है। टू द पॉइंट एकदम। तो जो हम आपको बताएं वो एकदम टू द पॉइंट है, वही वही एग्जाम में आता है।
इंग्लिश में दे दीजिए, इंग्लिश में कैसे देंगे बाबू, अभी ये वाला मैच हिंदी मीडियम में ही है। और दूसरा क्या है कि 11 तारीख यानी कल से, कल 11 तारीख है, कल वर्ल्ड मैप स्टार्ट है, इंडियन मैप कल 11 तारीख है, इंडियन मैप स्टार्ट है। इंडियन मैप भी स्टार्ट है, और उधर जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, रफ्तार बैच है उनके लिए। रफ्तार बैच वाले बच्चे लोग ये रफ्तार बैच कर लेंगे, इसमें टॉपिक वाइज आप लोग का डिस्कशन होते जाएगा, तो इसमें आपका इजी ये हो जाएगा कि टॉपिक वाइज आपका होगा तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास आप लोग को कल रिवीजन करके आएंगे आप लोग। प्राचीन इतिहास का क्या करना है, रिवीजन करके आना है। और कल हम आपको दिल्ली सल्तनत और ये सब बताएंगे, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री, मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, और इसने आके जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया, जजिया कर लगाया था। जजिया मुसलमानों को नहीं देना था, बाकी सबसे ले लेता था, मुसलमानों को नहीं देता था, बाकी सबको ले देता था जजिया कर। तो बताइए, भारत पर आने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 16.5 साल एज था इसका, मोहम्मद कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का लड़का था, मतलब सोचिए इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला बच्चा, 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आकर आक्रमण करता है और भारत पर जजिया कर लगा देता है। भारत में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये था कि आया, लूटा, पैसा वैसा लिया, चल दिया यहाँ पर। और ये सबसे पहले कहाँ आया था, मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में आया था, और वहाँ जजिया कर लगाया, तो ये यहाँ बसा नहीं, चल गया। उसके बाद आया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी भी अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 1025 ईस्वी में जो इसका 16वां आक्रमण था वह सोमनाथ के मंदिर पर था। सोमनाथ के मंदिर को लूटा और सोमनाथ के मंदिर से बहुत सारा धन दौलत लिया, लेकिन इसके साथ भी क्या था, पैसा लूट कर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम भी आया, यहाँ के शासकों को हराया, धन दौलत लूटा, लेकर चला गया। महमूद गजनबी भी आया, धन दौलत लूटा और लेकर चला गया। मोहम्मद गौरी भी आया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया, तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में, कौन से युद्ध में, तराइन के फर्स्ट युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हो गया, हार गया। मोहम्मद गौरी क्या हो गया, हार गया। अब ध्यान से समझिएगा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आया, मुल्तान और सिंध को हराया, यहाँ जजिया कर लगाया, यही इसका क्वेश्चन आएगा। महमूद गजनबी कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। इसका 16वां आक्रमण 1025 में था, जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी, जजिया लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी। अब आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो भारत में आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान से किया। किससे किया, पृथ्वीराज से किया, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। और यह युद्ध 2 बार हुआ था, 2 प्रमुख युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। एक 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर मोहम्मद गोरी ने, तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में जीते थे, और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी भी चल गया। तो जितने विदेशी आक्रमणकारी थे सब ना, एक चीज इस तरह रहते नहीं थे सब, लेकिन मोहम्मद गोरी की बेटी जो थी ना, ये फंस गई थी इसी के एक नौकर से, गुलाम से, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसकी बेटी फंस गई किससे, ऐबक से। किससे फंस गई, ऐबक से फंस गई, इसी के गुलाम से फंस गई, ऐबक से। एक बेटिया फंस गई, क्या करा, गौरिया की बेटिया फंस गई। तो गौरिया कहा कि तोरा हम अपने घरे ले जाएंगे, अफगानिस्तान में कितना बेइज्जती होगा, भग, तोरा हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन बेटी थी, क्या करता, तो बेटी का ब्याह किया अपने ही गुलाम से और उसको भारत सौंप दिया, कहा कि यहाँ हराइए दिए हैं, यहीं रहो, हम देखने नहीं आएंगे, और चल गया। और यह सब ससुरा ऐबका आया और पूरा खानदान बो दिया, और 500 सालों तक शासन रहा, जिसमें 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा था, और 300 सालों तक मुगल सल्तनत का शासन रहा, यानी लगभग 600 सालों तक शासन रहा। खाली एगो लड़कियां फंस गई थी, तब नौकरवा से नहीं फसल रहती न, तो इहो चल गया रहता। आज बताइए, मोहम्मद बिन कासिम चल गया जजिया कर लेके, लगाया, गजनवी गया, मंदिर से सोना चांदी लूट लिया था, मंदिर से, लेकिन बहुत लूटा, धन दौलत अपार लूटा। भारत के पास सोने की चिड़िया कही जाती थी। गौरियो चल जाता ना तो नुकसान नहीं होता। गौरिया यहाँ से चल गया था, गौरिया का किया है, किसी से पूछिए ना, गौरिया का किया, चल गया यहाँ से। लेकिन जो गौरिया का गुलाम था, ओकरे से ओकी बेटिया फंस गई, एबका से ओकर बेटिया फंस गई, एबका रह गया यहीं पे, एबका यहीं रह गया, एबक रह गया। एबका के बाद इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्तान आई, बलबन आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, मोहम्मद बिन तुगलक आया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब तुगलक आया, सब खिजर खान आया, बहलोल लोदी आया, फिर आ गया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक, सियर, मोहम्मद शाह,
अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इतना शासक आ गया सब खाली केकरा चक्कर में, खाली केकरा चक्कर में, खाली वो फंस गई थी तब। सोचिए सर इतना फास्ट क्यों बता रहे हैं बाबू, क्रैश कोर्स में फास्ट ही चला जाता है, क्रैश कोर्स में फास्ट चला जाता है। जय भवानी, जय भवानी एकदम। बाबू हम उन तीनों जगहों को देखे हैं चित्तौड़गढ़ में जहां जौहर हुआ था, आपका हृदय विचलित हो जाएगा जब आप उस क्षण को देखेंगे, जब 10-10 हजार 20-20 हजार रानी वैसे ही सज धज के, ये नहीं कि मरने जा रहे हैं तो आंख में कोई डर, ये चीज सज धज के परिधान पहनकर हंस कर मृत्यु को और अग्नि में खुद को झोंक देने वाली वो छतरानियां, हम तो चित्तौड़गढ़ के किला में जाके देखे हैं। वहां पे चित्तौड़गढ़ में हम लोग को धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था, धूप जब लग रहा था ना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना गर्मी पड़ रही थी। वही समझ में आता था कि ये जल कैसे गई लोग, ये लोग बाप रे बाप, आप देखिएगा तो दिल दहड़ जाएगा। मैप फास्ट नहीं चलेगा, मैप जैसे चलता है मैप चलेगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है फास्ट चलने वाला कोर्स, क्रैश कोर्स का मतलब होता है फास्ट चलने वाला कोर्स। ठीक है, तो कल हम गौरिया को नहीं, एक दमदा के बारे में पढ़ाएंगे, एबका के बारे में। तो कल गौरिया के दमदा के बारे में पढ़ाएंगे, एबका के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता है।